शुरू हो गया। हम लोग सेकेंड सत्र में हैं। मैडम का स्वागत है। मैडम आज लंग्स मेरिडियन पर जो ट्रेटाइस 4 है उस पर चर्चा करेंगी। और अभी चूंकि हम लोग ट्रेटाइस 3 पूरी कर चुके हैं, ट्रेटाइस 4 भी अब बहुत कम 2 ही 4 चैप्टर रह गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग सेमेस्टर 4 पर चर्चा करेंगे। तो सेमेस्टर 4 भी साथ में चलता रहेगा, सेमेस्टर 3 भी चलेगा और 4 भी चलेगा। तो मैडम का स्वागत है और मैंने शेयर कर दिया है। मैडम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। और आज जो है सबके पास ट्रेटाइस 4 है। ट्रेटाइस 4 भी ईएवी का ही पार्ट है, डॉक्टर वॉल का पार्ट है। उन्होंने लंग्स मेरिडियन में कुछ ऐसे पॉइंट की खोज की जो एकदम डीप लेवल पे जाके काम करता है लंग्स में। जैसे कि अगर हम टीसीएम की बात करें तो टीसीएम में लंग्स मेरिडियन में कुल 11 बिंदु हैं, 11 पॉइंट्स हैं। और ये लंग्स मेरिडियन स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्ट होती है हमारी क्लेवाइकल जो बोन है, जो कॉलर बोन जो बोलते हैं, वहां से स्टार्ट होके और ऐसे करके ये साइड में होते हुए जो अंगूठा है उसकी तरफ जाके बाहर की तरफ LU11 होता है। ये टीसीएम में है LU11। लेकिन अगर डॉक्टर वॉल की बात करें तो उन्होंने लंग्स मेरिडियन का पाथवे ही चेंज कर दिया। अब उन्होंने क्या कहा कि जो LU11 आपका अंगूठे के बाहर था वो LU11 अब अंगूठे के अंदर हो गया अकॉर्डिंग टू ईएवी, मतलब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल। और उन्होंने कैसे इसको चेक किया? डर्माट्रॉन नामक जो मशीन थी उसको एक एक बिंदु पर जब दबाव दिया तो जब उस ऑर्गन पे जाके जब देखा तो वो ऑर्गन पे दिख रहा था कि क्या वो ऑर्गन पे काम कर रहा है। तो ये डर्माट्रॉन मशीन पे, मतलब ये इमेजिनरी लाइन नहीं है। जो पॉइंट डॉक्टर वॉल ने खोजा है ये पूरा ही आपका क्या है, एकदम फुल प्रूफ है। मतलब डर्माट्रॉन मशीन से जब चेक हुआ तो सारे पॉइंट्स की विवेचना वहां की गई कि हाँ ये पॉइंट इस ऑर्गन पे काम करता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लंग्स मेरिडियन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल। तो पहले तुम अपने लंग्स के बारे में जान लें। जब बच्चा यहाँ पे 9 महीने माँ के कोख में रह के अब वो जन्म लेता है तो पहले वो क्या करता है? खूब जोर से रोता है। तो जैसे ही वो रोता है उसके जो लंग्स जो पिचके हुए थे वो गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं और फिर सारी क्रियान्वयन शुरू हो जाती है। मतलब ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंच रहा है, हर ऑर्गन में ऑक्सीजन पहुंच रहा है। तो वो बच्चा क्या है, बच्चा या बच्ची वो स्वस्थ है। लेकिन अगर कोई बच्चा जन्म के समय नहीं रोया तो यही जाके आगे क्रीपी चाइल्ड के नाम से बोले जाते हैं। ये लोग लेट में चलते हैं, लेट में बोलते हैं, क्योंकि इनका जो ब्रेन से कनेक्शन होता है वो कुछ कम रहता है एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से। मतलब एक तरह से वो फिजिकली हैंडीकैप चाइल्ड हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। तो जन्म के समय बच्चों का रोना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे रोते हैं तो वही हमारा जो लंग्स है वो फूल जाता है, जो पिचका हुआ है वो गुब्बारे की तरह फूल जाता है और पूरे शरीर में, पूरा लंग्स के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त का संचरण हो जाता है। ब्रेन तक वो रक्त पहुंचता है और वो बच्चा या बच्ची स्वस्थ होते हैं। तो ईएवी में 18, मतलब कुल कितने हैं? 11 बिंदु टीसीएम में हैं और ईएवी में 7 नए बिंदु की खोज गई। डॉक्टर वॉल ने 7 बिंदुओं की खोज की। और ये मेरिडियन क्या है? बाइलेटरल, यानी दोनों तरफ है, राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है। तो पहले हम देखेंगे इसकी लोकेशन कि LU11 कहाँ है। तो LU11 कहाँ है? ये हमारा नाखून है, अंदर की तरफ है। ये क्या है? अंदर की तरफ है। ये इंग यांग बॉर्डर लाइन पे है LU11। तो ऐसे ही
और जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो एक हड्डी का जो एक गोला जैसे होता है, वहीं से उतर के या वहीं से चढ़ के ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ईएवी के सारे पॉइंट्स वैसे ही होते हैं। तो LU11 जो है ये किस चीज का पॉइंट है? LU11 कोई बता सकता है? अगर हम TCM की बात करें, LU11 को क्या बोला जाता है? अगर आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो लंग्स मेरिडियन तो पढ़े होंगे। तो LU11 को क्या बोलते हैं हम लोग? LU11 किस चीज का पॉइंट है? मैम गुड पॉइंट है। हाँ, गुड पॉइंट तो है, लेकिन करता क्या है LU11? TCM की हम बात कर रहे हैं। LU11 वो पॉइंट है जो हम लोग भूल चुके हैं कोई चीज। अगर LU11 को दबाएं तो हमें पुरानी चीजें याद आने लगती है। जैसे कोई सामान हम रख के भूल गए और हमें याद नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, LU11 को प्रेस करना है। जैसे ही आपने LU11 को प्रेस किया, विदिन 10 मिनट्स आपको याद आ जाएगा कि ये सामान हमने कहाँ रखा हुआ है। तो अगर कोई चीज हम रख के भूल जा रहे हैं, भूलने की हमारी प्रवृत्ति है, तो LU11 को अकॉर्डिंग टू TCM यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से LU11 आपका भूल जो जा रहे हैं उसको याद करने का पॉइंट है। इवन जो हमारे बच्चे हैं जो आजकल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो कोई चीज भूल जा रहे हैं, मतलब पढ़ के भूल जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, LU11 पे ग्रीन कलर लगा देना है। बस उसके LU11 पे ग्रीन कलर लगा देना है, तो जो चीज वो पढ़े रहेंगे वो चीज उनको याद रहेगी। ठीक है। लेकिन LU11 अकॉर्डिंग टू EAV ये क्या है? मेजरमेंट पॉइंट फॉर द पैरेन्काइमा, यानी जो लंग्स का आवरण है उसका ये पॉइंट है LU11। लंग्स का जो पैरेन्काइमा बोलते हैं, मतलब जो आवरण जिसपे लंग्स को रखा गया है, जो आवरण में फेफड़े को रखा गया है, उसका पॉइंट है ये LU11। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कुछ विशेषताएं हैं EAV में। जो 7 नए बिंदु खोजे गए हैं उसमें कौन कौन से हैं? LU10D, LU10C, LU10B, LU10A, LU9A, LU8B एंड LU8A। अब LU10D क्या काम कर रहा है? ये हमारे मेडिस्टिनल प्लेक्सिस का महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी जो हमारे चेस्ट का जो मध्य भाग है उसमें अगर स्नायु जाल बना हुआ है और वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या लेना है? LU10D लेना है। और LU10C क्या है? ये है कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट फॉर लंग्स, यानी अगर आपको अपने लंग्स को देखना है कि हमारा लंग्स प्रॉपर तरीके से, क्योंकि लंग्स तो अंदर है, अब हम जाएं डॉपलर करवाएं, कोई टेस्ट करवाएं, तब हमें पता चलेगा कि हमारा लंग्स कैसा है। लेकिन आपको अगर देखना है कि हमारा लंग्स बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ये आपका अंगूठे में अंदर की तरफ वात और पित्त जॉइंट से जस्ट नीचे उतरेंगे, गोलाई हड्डी की दिख रही है, वहीं पे आपको दबाव देना है। दबाव देना है। अगर वहां पे दर्द महसूस हो रहा है तो यही दर्द भी है और यही दवा भी है, यानी अगर LU10C की जगह पे आपको दर्द कर रहा है तो आपको इसी LU10C पे क्या लगाना है? टोन करना है कि सिडेट करना है? LU10C को क्या करना है? टोन करना है कि सिडेट करना है? दर्द कर रहा है तो सिडेट करना है। हाँ, तो ये क्या है? हमारे लंग्स का CMP पॉइंट है, मतलब यहीं से हम लंग्स को चेक करेंगे। हम कोई अल्ट्रासाउंड कराने नहीं जाएंगे, कोई डॉपलर कराने नहीं जाएंगे, अपने उंगलियों पे ही हम अपना लंग्स चेक करेंगे। तो अगर LU10C पे दर्द हो रहा है तो ये क्या है? हमारे फेफड़े का, मतलब फेफड़े में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, शुरुआती प्रॉब्लम होगी, तो अगर हम 1 महीने भी ये पॉइंट लगा लेंगे तो हम
हमारा लंग्स स्वस्थ हो जाएगा। और आप चूंकि पता है आपको, लंग्स क्या करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, यानी जो हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा वो लंग्स में जाके पूरे शरीर में, और ये ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को देके पूरे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। तो अगर हमें अपने लंग्स को चेक करना है तो आपको क्या लेना होगा, LU10C। अब LU10B क्या है, ये क्या है, मेजरमेंट पॉइंट फॉर ब्रोंकाइल। ये ब्रोंकाइल्स क्या होता है, सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ा होगा फेफड़े को। तो ब्रोंकाइल्स क्या होता है, बोलिए क्या होता है। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स होता है, आपने वो देखा है, अंगूर का गुच्छा देखा है, अंगूर होता है उसमें गुच्छे लगे हुए होते हैं, उसी तरह ये लंग्स में एल्वेलाई होते हैं, ब्रोंकाइल्स होते हैं, छोटे छोटे नलिकाएं होती हैं जिससे लगातार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। ये बहुत ही सूक्ष्म नली होती है, मतलब एकदम पतली नली होती है। तो ये क्या है, मेजरमेंट पॉइंट फॉर ब्रोंकाइल्स, यानी अगर ब्रोंकाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो LU10B। अब LU10A क्या है, ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट किसका है, प्लूरा का है। प्लूरा क्या होता है, कोई बता पाएगा हमको, व्हाट इज प्लूरा? लंग्स का आवरण है, बाहरी वाली स्किन। हाँ, लंग्स की कवरिंग है। लंग्स एक झिल्ली में रखी हुई है और उसमें एक प्लूरल फ्लूइड बहता रहता है अंदर, जो कि घर्षण करने से बचाता है, यानी घर्षण ना हो, रगड़ाव ना हो, रगड़ ना जाए हमारा फेफड़ा। तो इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, और अगर यही प्लूरल फ्लूइड में कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो प्लूरिसी नाम की बीमारी हो जाती है। और अगर ये टाइम से नहीं ट्रीटमेंट हो जाए प्लूरिसी का, तो आगे चल के ये टीबी में परिवर्तित, यानी ट्यूबरकुलोसिस में परिवर्तित हो जाती है। यानी इसमें क्या होता है, धीरे धीरे लंग्स की जो क्षमता होती है वो कम होते होते खत्म हो जाती है। और जैसे कि आपको मालूम है कि लंग्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो अगर लंग्स हमारा बीमार पड़ जाएगा तो सारे ऑर्गन्स अपने आप ही, क्योंकि अगर लंग्स बीमार पड़ गया तो फिर ब्लड से ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड कौन करेगा, कोई नहीं कर पाए, कोई ऑर्गन नहीं कर पाता है लंग्स के अलावा। तो लंग्स को हमारे हमेशा क्या करना है, एकदम स्वस्थ रखना है। तो अगर हमारे प्लूरा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लूरा में आ रही प्रॉब्लम, तो आप क्या लेंगे, LU10A लेंगे। अब LU9A क्या है, मेजरमेंट पॉइंट फॉर ब्रोंकियल प्लेक्सिस, यानी जो ब्रोंकाई होते हैं फेफड़े में, वो जगह जगह क्या होता है, प्लेक्सिस के रूप में दिखते हैं। प्लेक्सिस का क्या मतलब होता है, जैसे जुटना, जगह जगह एक जुड़ाव होता है लंग्स में, तो उसको प्लेक्सिस बोलते हैं। तो ये LU9A क्या है, हमारा मेजरमेंट पॉइंट फॉर ब्रोंकाइल प्लेक्सिस है। अब LU8B क्या है, ये मेजरमेंट पॉइंट फॉर लैरिंग्स, लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र, यानी किसी का गले से ठीक से आवाज नहीं आ रही है, एकदम फटी फटी आवाज आ रही है, तो LU8B पे अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो स्टोन करेंगे कि सीडेट करेंगे, क्या लगाएंगे पॉइंट, टोन करेंगे इसको, स्टोन करेंगे। अगर प्रॉब्लम है इसमें तो। प्रॉब्लम है तो टोन करेंगे, तो अगर टोन करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़, करेंगे वो वहाँ लास्ट में, अगर हम टोन करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना वहां पे। यस मैम। स्वर यंत्र यानी जिससे हमारी आवाज निकल रही है, तो अगर हमारी आवाज साफ नहीं निकल रही है, या हम लोग बहुत मतलब साफ तरीके से नहीं बात कर पा रहे हैं, तो LU8B। अब LU8A क्या है, ये है मेजरमेंट पॉइंट फॉर हाइपोफेरिंग्स, यानी श्वास नली के नीचे का भाग है। आपको पता होना चाहिए हमारे अंदर दो नली है, एक श्वास नली है और एक अन्न नली है, और दोनों साइड बाय साइड है एकदम।
साइड बाय साइड है। सांस नली तो लगातार चल रही, लेकिन फूड पाइप क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तब वो फूड पाइप का द्वार खुलता है, तब फूड पाइप का द्वार खुलता है, ओसोफेगस से खाना वहां से जाता है। अगर यही हम खाने के समय बात कर रहे हैं या हंस रहे हैं तो क्या होता है, अचानक बहुत तेज सरकता है, मतलब सरकना मतलब इतनी तेज खांसी आती है, लगता है कि जान चली जाएगी। तो क्या हुआ, फूड पाइप से खाना कहाँ चला गया, श्वास नली में चला गया। तो क्या करेगा, वो इरिटेशन करेगा, यानी श्वास नली में जो चला गया है खाना, उसको फूड पाइप से गलती से चला गया है श्वास नली में, तो वो श्वास नली जब तक उसको निकालेगा नहीं तब तक हमें खांसी आती रहेगी, और इतनी खांसी आती है कि आंख से पानी गिरने लगता है, लगता है कि अब जान चली जाएगी। ये आप लोग ने भी इस चीज को महसूस किया होगा, सबने किया है कि नहीं किया है? यस मैम। हाँ, है ना? सबने किया है तो मैम, ये ये तो आपका, हम सबसे होता है। हाँ, सबसे होता है। तो LU8A क्या है, ये श्वास नली के नीचे का भाग है। तो देख लीजिए थोड़ी सी लोकेशन, LU11 आपका अंदर की तरफ है, ये एकदम नाखून के जड़ में। उसके बाद सौरभ जरा सा हमको ब्लैक स्केच पेन दे दे तो बेटा। सौरभ, एक मिनट। अब देखिए ध्यान से, ये आपका LU11 है, दिखा सबको, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है थोड़ा हाथ, हाँ यस अब दिखा। LU11 है, ठीक है। उसी से जब थोड़ा नीचे आएंगे तो आपका LU10D, ठीक। अब LU10C कहाँ पे है, ये आपका वात और पित्त ज्वाइंट है, बस उससे थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो LU10C हो गया। अब LU10B कहाँ है, ये आपका जो नीचे वाला जोड़ है, बस उससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो ये आपका LU, दिख रहा है सबको, दिख रहा है? दिख रहा है मैम। LU11, LU10D, LU10C और LU10B। तो इसमें LU10C आपका CMP है और LU10D इज मेजरमेंट पॉइंट और LU10B इज ऑल्सो मेजरमेंट पॉइंट। तो 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट है। तो इस तरह हम ये डॉक्टर वॉल के हिसाब से आपका अंदर है आपका ये लंग्स मेरेडियन, और अगर हम TCM में बात करें तो LU11 बाहर होता है, लेकिन चूंकि हम डॉक्टर वॉल का मेरिडियन पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका ये सारे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं। ओके। तो ये दोनों तरफ है, बाइलेटरल है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है। अब ये भी में कहा गया है कि जो ये बिंदुएं हैं इनको डॉक्टर वॉल ने पुनः परिभाषित किया है। क्या परिभाषित किया है कि LU11 क्या बताया है कि मेजरमेंट पॉइंट फॉर लंग्स, यानी ये लंग्स के जो पेरेन्काइमा यानी जो आवरण का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ये LU11 आपके एल्वोलाई का भी महत्वपूर्ण बिंदु है, ये कैपिलरी का भी महत्वपूर्ण बिंदु है, ये सॉरी कैपिलरी का तो LU10D है, लेकिन LU11 तीन चीज का महत्वपूर्ण बिंदु है। कौन कौन सा तीन चीज है आपका, लंग्स के जो मृदु उत्तक है यानी टिश्यू है, मेजरमेंट पॉइंट फॉर एल्वोलाई है, और मेजरमेंट पॉइंट फॉर कैपिलरी नेट। कैपिलरी नेट मतलब क्या होता है कि जो लंग्स में हमारे एकदम ब्लड का एक नेट की तरह, जाली की तरह बुना हुआ स्ट्रक्चर होता है, एकदम सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं लंग्स में, एकदम जाली की तरह। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति की सर्जरी हो रही है और वो सर्जरी होके ठीक ठाक बाहर भी आ गया है, लेकिन अगर लंग्स में उसके इन्फेक्शन हो जाता है तो तब
वो चीज जानलेवा हो जाती है। इसलिए लंग्स जो है हमारा बहुत ही, जैसे लिवर हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वैसे लंग्स भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो LU11 क्या है? 3 चीज को ठीक करेगा। जो लंग्स का आवरण है उसको ठीक करेगा। मेजरमेंट पॉइंट है एल्वोलाई का। एल्वोलाई मतलब छोटे छोटे ना, जैसे गुब्बारे होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे गुब्बारे की तरह एल्वोलाई होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, जो फूलते हैं, पिचकते हैं। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान लगातार होता रहता है। कब तक होता रहता है? जब से हमने जन्म लिया और जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाएंगे, तब तक ये एल्वोलाई काम करता रहता है। और ये LU11 कैपिलरी का भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी मेजरमेंट पॉइंट है। तो अगर कहीं आपको लंग्स के उत्तक में प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स के एल्वोलाई में प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स के कैपिलरी नेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप LU11 का चुनाव करेंगे। अब LU10 क्या है? LU10 क्या है? ये मेजरमेंट फॉर ब्रोंकाई, यानी जो श्वास नली है उसका ये माप बिंदु है LU10। और LU9 क्या है? ट्रेकिया का महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी जो हमारी श्वास प्रणाली चलती है, ट्रेकिया एक है अंदर, उसका ये महत्वपूर्ण बिंदु है LU11। इवन अगर TCM में बात करें तो LU11 इज अ कॉज मीटिंग पॉइंट, यानी कोई व्यक्ति अगर मरणासन्न हो गया है बीमारी से या किसी कारण से, अगर आपने LU11 दोनों हाथों में दबाया TCM के हिसाब से, तो अगर उसके शरीर में जीवन है तो वो लौट आएगा। जैसे कोई व्यक्ति डूब गया पानी में, उसको पानी से निकाला गया और उसको लिटा के अगर आपने LU9 दबाया, तो अगर उसके में जीवन है तो वो लौट आएगा। ठीक है। अब LU8 क्या है? LU8 इज द मेजरमेंट पॉइंट फॉर वेन्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी क्या है? ये हमारे हाथ हैं, दोनों हाथ हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज हैं। तो जो हमारे बाहों, मतलब जो हमारे हाथों की जितनी शिराएं हैं, उसका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है LU8। और LU7 क्या है? ये आर्टरीज के, मतलब जो हमारे आर्म में आर्टरीज हैं, उसका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो भी हमें हाथों में नसें दिखती हैं, ये आर्टरीज नहीं है, ये सारी वेन से ही हैं। ये आर्टरीज नहीं है, क्योंकि आर्टरीज बहुत गहरी होती, बहुत डीप होती हैं, ये दिखाई नहीं पड़ती हैं। कभी भी हम लोग का जो ब्लड टेस्ट होता है या इंट्रावेनस इंजेक्शंस लगते हैं या हमें सलाइन वाटर चढ़ता है, तो ये वेन्स के थ्रू ही जाता है, आर्टरीज से कोई मतलब नहीं है। आर्टरीज बहुत अंदर गहरा होता है। तो अगर हमारे दोनों हाथों की शिराओं में प्रॉब्लम है तो हम LU8 लेंगे, और अगर दोनों हाथों की आर्टरीज में प्रॉब्लम है तो LU7 लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? हाँ, ओरिजिनल में LU7, 8 और 9 में एक एक उनका अंतर आएगा। हाँ, बिल्कुल। तो जब अपन बाकी उसको अप्लाई करेंगे तो एक एक कोन अपने फिंगर से नाप के उसको क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे उस पे। हाँ हाँ, बिल्कुल लगा देंगे आप, बिल्कुल लगा देंगे। ओके। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो डॉक्टर वॉल ने जो लंग्स मेरिडियन में जो नए बिंदु खोजे, तो उसमें इन्होंने ये देखा कि अगर हाथ की बाहों की धमनियां और शिराओं में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मात्र 2 पॉइंट से LU8 और LU7 दिया गया, तो वो कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड था रिगार्डिंग वेन्स और आर्टरीज, वो ठीक हो गई। तो कभी भी हम अगर शिराओं में और धमनियों में ट्रीटमेंट करेंगे तो ये पॉइंट को हम सिडेट करेंगे, टोन करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर टोन सिडेट में आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप सीधा एक मेथी का दाना बांध दीजिए वहां पे। ठीक है। अब लंग्स जो हमारा मेरेडियन है, उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको बोलते हैं ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट, जो हमारे ब्रोंकाई के स्नायु जाल में है। ब्रोंकाई यानी हमारे जो श्वास नली है, उसका जो स्नायु जाल है, मतलब एक जाला बुना गया है वहां पे आसपास। तो कौन सा बताया गया है? LU9A। अब LU9 की लोकेशन अगर हम समझे तो पेज नंबर 29 पे आइए।
LU9 कहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? जो हमारा क्या है, ये रिस्ट जॉइंट है, तो रिस्ट जॉइंट पे LU9 है, ए है। अब LU9 है, किसका पॉइंट है ये ब्रोंकाइल प्लेक्सिस यानी श्वास नली के स्नायु जाल का पॉइंट है LU9A। और LU10D कहाँ पे है? LU10D हम लोग ने पहले देखा था ना, LU10D कहाँ पे था? LU11 के नीचे ही LU10D था। तो LU10D क्या है? ये मध्य स्थानिका संबंधी स्नायु यानी जो छाती में जो स्नायु जाल है उसका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है LU10D। और गर्दन, गर्दन यानी बैक साइड, देखिए थ्रोट यानी गला होता है, गर्दन यानी बैक साइड। तो जो सर्वाइकल जो हमारा तंत्रिका है उस पे जो स्नायु जाल है उसका पॉइंट है TW1A। क्या है ये? TW1A SMP है, समेशन मेजरमेंट पॉइंट। तो अगर हम इस फ्लेक्सिस पे इस तीनों पॉइंट का चुनाव करेंगे तो क्या करेगा ये काम? लंग की ऑटोनोमिक स्टीयरिंग ठीक होकर रोगों में प्रभावी लाभ मिलता है। ऑटोनोमिक स्टीयरिंग क्या होती है? जैसे हम लोग कार चलाते हैं तो स्टीयरिंग पकड़ते हैं, चलाते हैं, कार आगे बढ़ती रहती है। उसी तरह अगर हम लोग ये 3 पॉइंट का चुनाव करेंगे, LU9A, LU10D और TW1A, अगर हम दोनों हाथों में लगा देंगे तो ये क्या करेगा? कोई भी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है कुछ भी, तो उसको ठीक कर देगा। और आपको पता होना चाहिए कि लंग्स मेरिडियन में एक कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट भी है। क्या है वो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट? LU10C। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि लंग्स में तो प्रॉब्लम है लेकिन क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ LU10C को लगा लेना है, क्योंकि ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, यानी वहीं से हमको दर्द भी समझ में आएगा, वहीं से हमको सुरक्षा में मिलेगी। तो LU10D। तो कहते हैं कि अगर हमने LU10C ले लिया उपचार में, तो ये लंग से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, सांस फूल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मौसम जो बदल रहा है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, धूल मिट्टी में हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं तो एलर्जी भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ LU10C लगा देना है, क्योंकि ये लंग्स का CMP पॉइंट है और ये जो भी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करेगा। ठीक है ना? LU10C एज ए क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि व्हाट इज द कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ द लंग्स, तो आपको एकदम क्लिक हो जाना चाहिए, इट इज LU10C। ठीक है? कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं? इसको देखिए, पहले तो आप सीडेट करिए, अगर सीडेट करने पे आपको ठीक लग रहा है तो वही पॉइंट कंटिन्यू रखिए। अगर आपको सीडेट करने में प्रॉब्लम लग रही है तो आप मेथी लगा लीजिए, वहां पे मेथी का दाना लगा लीजिए। ठीक है? अब पहला पॉइंट LU11, तो TCM में LU11 बाहर की तरफ था, लेकिन आपका EAV में LU11 अंदर है, अंदर की तरफ है। तो LU11 क्या है? लंग्स के पैरेन्काइमा का महत्वपूर्ण बिंदु है और ये क्या काम करेगा? ये हमारे जो एल्विलाई हैं फेफड़े के अंदर, उसमें ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, उसमें काम करेगा। जो एक जाल बना हुआ है हमारे फेफड़े में कैपिलरी का, उसमें अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो ये LU11 वहां पे ठीक करेगा। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इट इज द मेजरमेंट पॉइंट फॉर एल्वोलाई, यानी
जो गुच्छे की तरह, बंच की तरह बना हुआ है हमारे लंग्स के अंदर, छोटे छोटे वायु कोश, एल्वोलाई को हिंदी में बोलेंगे वायु कोश। तो वायु कोश लगे हुए हैं, तो उसमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बढ़ाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है। यही तो लंग्स का काम है ना। और क्या काम है, ब्लड को प्यूरिफाई करना और तापमान को मेंटेन करना। लंग्स क्या करेगा, अगर लंग्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी, हम लोग की बॉडी भी हीट अप हो जाएगी। तो लंग्स का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है हमारे शरीर में। और आपको पता होना चाहिए कि जो दोनों लंग्स हैं वो बराबर नहीं है, एक लंग्स छोटा है, एक लंग्स बड़ा है, दोनों लंग्स बराबर नहीं है। तो कौन सा लंग्स छोटा है, कौन सा लंग्स बड़ा है, कुछ पता है आप लोग को? दाहिना लंग्स बाएं लंग से कुछ छोटा होता है। दाहिना लंग्स बाएं लंग से कुछ छोटा होता है। क्यों दाहिना लंग्स छोटा होता है? क्योंकि दाहिने तरफ आपकी लीवर है, तो लीवर ने क्या है, मैक्सिमम जगह घेर रखा है बॉडी के अंदर हमारे। तो अगर लीवर ने मैक्सिमम जगह घेर रखा है, ठीक है, वो डायफ्राम के नीचे है, लेकिन चूंकि बॉडी तो एक ही है ना, बॉडी तो ऐसा नहीं कि लंग्स के लिए अलग बॉडी हो गई, लीवर के लिए अलग बॉडी, बॉडी तो एक ही है। तो लंग्स ने क्या किया, फिर दाहिना जो लंग्स होता है बाएं लंग्स से कुछ छोटा होता है। ठीक है, मैम स्टमक भी तो काफी बड़ा होता है। नहीं, स्टमक जे आकार का होता है, स्टमक बड़ा नहीं होता है, वो जे आकार का होता है। आपको पता होना चाहिए कि लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी। ये मैक्सिमम जगह घेरता है, एकदम ट्रायंगल शेप का होता है हमारा लिवर। तो दाहिने तरफ ही लिवर होता है, तो इसलिए दाहिना लंग्स बेचारा कुछ दब जाता है, यानी छोटा हो जाता है। इन बिल्ट, यानी ये नहीं कि एक ही इंसान में, सब इंसानों में अगर चेक करने जाए हम लोग, तो दाहिना लंग बाएं लंग से कुछ छोटा होता है। ठीक है मैम लंग्स हीट के क्या कारण हो सकते हैं, रीजन लंग्स में हीट हो जाती है तो? अब यही है, सिगरेट पीना है ना, पानी नहीं पीना, खूब तेल मसाला वाला चीज खाना, तो कहाँ जाएगा वो सब, बॉडी के अंदर ही तो जा रहा है ना। तो मैम वो तो स्टमक हीट का रीजन बनेगा ना, नहीं, लंग्स। स्टमक हीट है, लेकिन जा कहाँ रहा है, लंग्स को भी तो इफेक्ट करेगा वो। जा तो स्टमक में ही रहा है, लेकिन लंग्स भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है वहां पे। अगर कोई व्यक्ति दिन भर 20-20 सिगरेट पी जा रहा है तो क्या होगा लंग्स का हालत, ये बताइए आप। तो हीट नहीं जनरेट होगी वहां पे, हीट जनरेट होगी ना। एटमॉस्फेयर को भी असर पड़ता है क्या मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एटमॉस्फेयर का तो बहुत असर पड़ता है। अच्छा मैम, ये क्वेश्चन बात के लिए रखिए। अच्छा, ओके सर। सरिता मैम, ये क्वेश्चन बात के लिए रखिए, अभी ये वाला टॉपिक है ही नहीं, दूसरा पॉइंट है, आप समझिए। हीट वाला पॉइंट है ही नहीं, यहाँ देखिए, सब पॉइंट तो समझ लीजिए। ठीक है। तो इसमें कुछ स्पेशल नोट दिए गए हैं LU11 के लिए, कि अगर धूल, आजकल जान रहे हैं कितना पोल्यूशन है, धूल कण उड़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो हमारे एल्वोलाई हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। तो अवरुद्ध होने से क्या होगा, हमारी जो एल्वोलाई की कार्य क्षमता घट जाती है। तो अगर हमको अपने एल्वोलाई के कार्य क्षमता को बढ़ाना है, ब्रोंकाई की कार्य क्षमता को बढ़ाना है, तो आपको क्या लगाना है, LU11। ठीक है, LU11 लगाना है। इवन यहाँ पे दिया है कि फेफड़े के कैंसर का भी ये महत्वपूर्ण बिंदु है, और अस्थमा में भी ये इस बिंदु पर उपचार देंगे, और एलर्जिक अस्थमा का भी ये महत्व, माने पॉइंट सिर्फ एक है LU11, लेकिन देखिए ये कहाँ कहाँ काम कर रहा है। ये हमारे जो आजकल जो पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण हमारे एल्वोलाई प्रभावित हो रहे हैं, हमारे ब्रोंकाई प्रभावित हो रहे हैं, तो LU11 पे आपने ट्रीटमेंट किया तो वहां पे वो चीज ठीक होगा। कैंसर का महत्वपूर्ण बिंदु है, लंग्स के कैंसर का, अस्थमा का महत्वपूर्ण बिंदु है, और इवन एलर्जिक अस्थमा का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो LU11। अब LU10D, LU10D क्या है, ये मेजरमेंट पॉइंट है मध्य स्थानिका संबंधी स्नायु जाल, यानी बीचों बीच अगर स्नायु जाल है और वहां पे कोई
प्रॉब्लम हो रहा है, सांस रोग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम LU10D पे उपचार करेंगे। और सांस रोग में आपको पता है अस्थमा है। अस्थमा में क्या होता है कि जैसे ही अगर कभी आपने अस्थमेटिक पेशेंट को देखा होगा, तो जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मी से बरसात, बरसात से सर्दी, सर्दी से फिर गर्मी, जैसे ही मौसम चेंज होता है उन लोग की सांस उखड़ने लगती है, मतलब वो लोग सांस नहीं ले पाते हैं। तो क्या लेते हैं, इनहेलर लेना शुरू कर देते हैं, अजीब तरह से वो लोग सांस लेने लगते हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, तो आपके पास क्या है पॉइंट, LU11 भी लगाना है वहां पे और LU10D भी वहां देना है। तो ये किसको किसको ठीक करेगा, ये सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई और इनर्वेट करेगा। सिंपैथेटिक का क्या मतलब होता है कि ये जो खुद से सारी स्नायु जाल काम करती अंदर से, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर हमारा रोल रहे कि हार्ट को काम करना है, फेफड़े को काम करना है, तो कोई व्यक्ति धरती में जिंदा ही नहीं रहता, क्योंकि हम लोग भूल ही जाते कि हार्ट को भी काम कराना है, लंग्स को भी काम कराना है। तो ये सारा क्या स्वचालित है, यानी अपने से ही लगा, जो भी काम होना है सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू होता है, सप्लाई के थ्रू होता है। तो यहाँ पे थोरैसिक एओर्टा है, यानी जो हमारा हार्ट में एओर्टा लगा हुआ है, महाधमनी जिसको कहा जाता है, वहां पे ये LU10D काम करेगा। अन्न नली है वहां पे भी काम करेगा। और जो दो फेफड़े रखे हुए हैं, जो उसके बीच के स्थान की झिल्ली है, वहां पे ये काम करेगा LU10D। तो कहाँ कहाँ काम कर रहा है, थोरैसिक एओर्टा में, एसोफेगस में, और दोनों फेफड़ों के बीच के स्थान की झिल्ली में ये काम करेगा LU10D। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी कोई मरीज ये भी आप लिख के आता है कि मतलब लेके आता है कि उसकी वो खाना नहीं घोट पाता है, दवाई नहीं घोट पाता है, यानी वो निगल नहीं पाता है, क्योंकि हो सकता है उसकी अन्न नली सिकुड़ गई, उसकी अन्न नली सिकुड़ गई हो। तो अगर उससे रिलेटेड भी कोई मरीज आता है, मतलब ये प्रॉब्लम लेके, तो आप LU11 भी लेंगे और LU10D भी लेंगे वहां पे। अब LU10C, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, LU10C इज द CMP फॉर लंग्स, फॉर लैरिंग्स एंड फॉर हाइपोफेरिंग्स, यानी ये फेफड़े का भी नियंत्रक है, ये स्वर यंत्र का भी नियंत्रक है, ये श्वास नली के नीचे के भाग का भी, मतलब तीन तीन चीज का ये नियंत्रक है, यानी लंग्स का भी नियंत्रक है और स्वर यंत्र का भी नियंत्रक है और श्वास नली के नीचे के भाग का भी नियंत्रक है। तो अगर लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी फेफड़े में प्रदाह हो गया है, प्लूराइटिस हो गया, यानी मैंने क्या बोला था, प्लूरल में प्लूरेसी में बीमारी होती है ना, प्लूरेसी, प्लूराइटिस बोलते हैं, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ गया है तो टेंसी लेंगे। पुराना कोई क्योर्ड क्षमा, यानी टीबी, इसको यक्षमा जिस बोलते, टीबी को बोलते हैं, एकदम ये शुद्ध हिंदी है, यक्षमा, पुरानी आरोग्य हो चुकी यक्षमा के कारण, यानी टीबी कभी उसको रहा होगा, वो ठीक हो गया है, लेकिन अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है लंग्स रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं वो उभर के आती है, तो आपको LU10C लेना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाता है कि हमारे जो पल्मोनरी फंक्शन है उसमें इन्फार्क्शन हो जाता है। व्हाट इज इन्फार्क्शन, इन्फार्क्शन का मतलब होता है कि वहां पे कुछ पर्टिकुलर सेल्स डेड हो जाते हैं। इन्फार्क्शन मतलब वहां पे कुछ पर्टिकुलर सेल्स डेड हो जाते हैं, वहां पे रक्त संचार खत्म हो जाता है, और इसलिए क्या होता है, ऐसे फेफड़ों में ऊर्जा की अत्यंत कमी हो जाती है। तो अगर ऊर्जा की कमी हो गई है तो LU10C, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ किस बीमारी में काम करेगा, अस्थमा में काम करेगा, एम्फीसेमा में काम करेगा, यानी फेफड़े के वायु मार्ग में फैल के खराब हो गए, मतलब जो फेफड़े के जो वायु मार्ग है वो एक निश्चित शेप में रहना चाहिए, लेकिन वो फैल के खराब हो गए हैं,
जो हमारी वाइटल कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई है फेफड़े की, श्वास कष्ट है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आपको कुछ नहीं करना है, LU10C पे उपचार करना है। और LU10C पे टोन सीडेट तो अपनी जगह है, आप एक मेथी का दाना भी बांध देंगे तो वो वैसा ही रिजल्ट देगा जो एक मैग्नेट देता है। ठीक है, LU10C। तो ये आपका कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है फॉर स्वर यंत्र, फॉर लंग्स और फॉर श्वास नली के नीचे का भाग जो है उसका ये LU10C में शामिल है। अब LU10B, अभी LU10B क्या है? तो लंग्स में सूक्ष्म सूक्ष्म नलिकाएं लगी, श्वास नलिकाएं लगी हुई हैं। अगर उसमें ऊर्जा की कमी हो गई तो क्या होगा? जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो घट जाती है और उसमें एमिसीमा नाम की एक बीमारी हो जा रही है। तो ये उस बीमारी का उपचार बिंदु है LU10B। ये मेजरमेंट पॉइंट है फॉर ब्रोंक्यूल्स। छोटी छोटी शाखाएं लगी हुई हैं हमारे फेफड़े में। जैसे पेड़ होता है, पेड़ के सब तने होते हैं, उसी तरह ब्रोंक्यूल्स होते हैं, लंग्स के तने होते हैं। बिल्कुल वही आप इमेजिनेशन करिए। अगर पेड़ को हरा भरा रखना है तो उसके तने भी हरे भरे रहेंगे, उसी तरह हमको अगर लंग्स को मजबूत रखना है, लंग्स को स्वस्थ रखना है तो उसके ब्रोंक्यूल्स को भी हमको स्वस्थ रखना है। अब LU10A, LU10A क्या है? ये हमारे प्लूरा का महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब जो हमारी फेफड़े की झिल्ली है जिसमें फेफड़े रखे हुए हैं उसका ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अगर प्लूरसी हो गई, यानी जो प्लूरल फ्लूइड उसमें जो बह रहा है, जो लुब्रिकेंट का काम करता है, यानी घर्षण से बचाता है हमारे लंग्स को, अगर उसमें इन्फेक्शन आ जाता है तो प्लूरसी नाम का एक रोग हो जाता है। तो अगर हम LU10A पे उपचार देंगे तो ये प्लूरसी को ठीक करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिडेट करना है, वहां पे टोन नहीं करना। अगर आपने टोन कर दिया तो प्लूरसी क्या होगा? बढ़ेगी कि घटेगी वहां पे? अगर LU10A को हमने सिडेट कर दिया तो क्या हो गया? प्लूरसी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए LU10A को हम सिडेट करेंगे। अब LU10, ये सारे EAV के पॉइंट्स हैं, इसको इनसे मिक्स मत करिएगा TCM के पॉइंट से। अब LU10 में क्या है? इट इज द मेजरमेंट पॉइंट फॉर ब्रोंकाई, यानी श्वास नलिका से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके साथ हम CV17 भी लेंगे और LU9A भी लेंगे, तब इन सारे रोगों का उपचार होगा। किन किन रोग हैं? ब्रोंकाइटिस नाम सुना होगा, ब्रोंको एडिनिटिस यानी श्वास नली में ग्रंथि शोथ हो गई, यानी कुछ ट्यूमर टाइप या सिस्ट टाइप हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, ब्रोंकियोस्टेसिस हो गया, या ब्रोंकियल कार्सिनोमा हो गया। ब्रोंकियल कार्सिनोमा का मतलब होता है गांठ होना, एक तरह का कैंसर ही है, लंग्स का कैंसर है। तो अगर आप इस मरीज आपके पास आता है और कोई भी प्रॉब्लम लेके इन चारों में से आता है तो आपको लेना है LU10, CV17 और LU9A। तीनों पॉइंट को आपको लेना है, इस पे उपचार देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और 1-2 दिन पॉइंट लगाने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 महीने इस पॉइंट को फॉलो करना है, तब जाके धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि बीमारी भी एक दिन में नहीं आती है, बीमारी भी धीरे 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 जम के हो जाती है, तब दिखाई पड़ती है, माने मैनिफेस्ट होती है बीमारी शरीर में। धीरे धीरे जमा के जम के तब जाके एक बार एक मैनिफेस्ट होता है, एक दिन में कोई बीमारी नहीं आती है। ठीक है, अब LU9A, अब LU9A किसका पॉइंट है? ये ब्रोंकियल प्लेक्सिस का, यानी जो श्वास नली के आसपास जो स्नायु जाल है, यानी वहां पे एक प्लेक्स बना हुआ है। और मेजरमेंट पॉइंट फॉर गर्दन, गर्दन यानी ये पीछे का जो गर्दन एरिया है उसका ये LU9A महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग LU9A का चुनाव करेंगे। और LU9 अगेन इट इज अ मेजरमेंट पॉइंट फॉर ट्रैकिया, यानी श्वास नली,
और ये विंड पाइप, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप, जहां से हमारा एयर पास होता है। और कहाँ से होता है, थ्रू नोज, नाक से हम सांस लेते हैं ना, नाक से सांस लेते हैं तो नोज के द्वारा हमारे श्वास नली में एयर जाता है थ्रू विंड पाइप। तो अगर LU9 हम ले रहे हैं तो वहां पे CV19 भी हमको लेना है। 2 पॉइंट का एक प्रोटोकॉल बना है, LU9 एंड CV19। अब LU8 भी क्या है, ये लैरिंग्स का स्वर यंत्र का महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो स्वर यंत्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे सोर थ्रोट हो गया या कुछ ऐसी चीज हो गई, तो आपको LU8 भी लेना है। और LU8A क्या है, ये श्वास नली के नीचे का भाग का महत्वपूर्ण बिंदु, यानी मेजरमेंट पॉइंट फॉर हाइपोफेरिंग्स, यानी श्वास नली के नीचे का महत्वपूर्ण बिंदु है। और LU8 अगेन इट इज द पॉइंट फॉर वेन्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, यानी पूरे हाथ के वेन्स का महत्वपूर्ण पॉइंट है। और LU7 क्या है, ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट फॉर आर्टरीज ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, यानी जितने भी आर्टरीज हमारे दोनों हाथों में है उसका ये माप बिंदु, महत्वपूर्ण माप बिंदु है आर्टरीज का। अगर आर्टरीज का हम ट्रीटमेंट करेंगे तो लिखा है यहाँ कि LU1 से LU6 के सब बिंदुओं पर उपचार करेंगे, मतलब LU1 से लेके LU6 तक का बिंदु का उपचार करेंगे। और यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट दिया है कि अगर हम अस्थमा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, LU10D लगाएंगे, उसके बाद एल्वुलाई के पॉइंट LU11 लगाएंगे। अगर अस्थमा का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, मेडिस्टिनल प्लेक्सिस को क्लियर करना है, यानी साफ करना है। तो पहले हम LU10D लगाएंगे, उसके बाद हम LU11 लगाएंगे। ठीक है, अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको क्वेरी है, कुछ भी आपको शंका है, आप लोग पूछ सकते हैं। मैम मैं अभी पूछना ये चाह रहा था, हाँ। मुझे थोड़ी दिक्कत है अभी। तो जैसे हम लोग इसको प्रेस कर रहे हैं LU10A और LU10, तो ये इन दोनों के अलावा ये पीछे आएगा इसमें अंदर की तरफ। हाँ, अंदर की तरफ आएगा। हाँ, तो ऊपर तो इजी है इसको ट्रेस करना 10D और 11 को, इसको ट्रेस करने जैसे पेन हो रहा मान लीजिए, तो यहाँ पर तो लगाने में दिक्कत महसूस हो रही है। नहीं लगाइए, पॉइंट लगाइए, दिक्कत क्यों हो रही है महसूस? यहाँ तो स्किन जो है ना मूव करती है, तो मोटा टेप लगाइए, 3 mm का टेप लगाइए। मूव करती तो क्या हुआ, रात में लगा के सो जाइए। बड़ा लगाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मुझे इन दोनों में पेन हो रहा है, पढ़ा रही थी तो मैं देख रहा था, मुझे थोड़ी हाँ, दिक्कत। तो आप पॉइंट लगाइए और दोनों को सीडेट करें। हाँ, सीडेट कर दीजिए। कुछ आपको प्रॉब्लम है क्या, श्वास से रिलेटेड कुछ? CMP में कोई दिक्कत नहीं, CMP में कोई पेन नहीं है। हाँ, थोड़ा मुझे फील हो रहा है हल्का सा, हाँ, सर को हाँ। सेहत पे था, लेकिन इन दोनों में पेन है। CMP में एकदम जीरो पेन है, कोई पेन नहीं है। तो LU10D में प्रॉब्लम है आपको? हम अभी मैं चूंकि आप पढ़ा रहे थी तो मैं उसी से मैं ट्राई कर रहा था। तो LU10A और 10 दोनों में पेन हो रहा है। तो कुछ हो सकता है आपको फेफड़े से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, अभी अंदर ही अंदर है। तो अगर आप इसको लगाने लगेंगे तो आपको फीलिंग हो रही है कि हमको थोड़ी दिक्कत है। तो हाँ। सर ने बोला LU9 लगाने को, तो मैं लगा के बैठा हूँ H7 LU9, तो यहाँ मैं लगाया हूँ। तो लेकिन इन दोनों में पेन हो रहा है मेरे को। तो आप लगा लीजिए पॉइंट, सीडेट कर दीजिए उसको। दोनों को सीडेट कर दे, दोनों को सीडेट करिए, क्योंकि आप अभी पढ़ा रही थी तो उसका मैं तुरंत फायदा मुझे लाभ मिल रहा है। और किसी का कुछ प्रश्न? सरिता जी कुछ पूछ रही थी, कहाँ गई सरिता जी? सरिता मैम पूछिए। यस मैम, यस सर। मैम हाँ, मैं सर। अपनी लंग्स के हीट का रीजन पूछ रही थी कि रीजन क्या हो सकता है लंग्स में हीट का। आप बताइए क्या हो सकता है लंग्स के हीट का? मैम जो स्मोकिंग नहीं करता, ये नहीं करता, तो उसके लिए फिर क्या रीजन होगा? एटमॉस्फेयर, गर्मी में रहना, उससे भी होगा क्या? हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो हीट में फिर मैम क्या प्रॉब्लम होगी लंग्स में?
लंग्स में अगर हीट होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? पहले तो स्किन में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। लंग्स अगर आपका मजबूत है तो एलआई भी मजबूत होगा। अगर लंग्स में हीट बढ़ी है तो एलआई में भी हीट बढ़ जाएगी, यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। पहला लक्षण कॉन्स्टिपेशन। और स्किन में भी प्रॉब्लम आएगी, रैशेज आने लगेंगे। अगर लंग्स में हीट बढ़ा हुआ है तो स्किन में भी रैशेज आने लगेंगे। ठीक है। लंग्स मैम मतलब ब्रीदिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो थोड़ा रही है? बहुत होगा, सांस लेने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। टीसीएम आयुर्वेद सब जोड़िए। जैसे लंग्स की बात आप करेंगे वैसे एलआई की बात तुरंत शुरू कर दीजिए। जो लंग्स की प्रॉब्लम होंगी वो एलआई की प्रॉब्लम भी होंगी। आप पढ़िए, एलआई और लंग्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ऑर्गन हैं। तो अगर लंग्स में प्रॉब्लम होगी तो एलआई के कोई सिम्टम दिखाई पड़ेगा। एलआई के सिम्टम में क्या होगा? या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या लूज मोशन होगा। तो ऐसा कोई सिम्टम है हीट की वजह से? नहीं मैम, किसी का मैं तो जनरली पूछ रही थी। नहीं, देखिए देखो तो चीजें हैं, समझ हम लोग ठीक है, ये आप ज्ञान के लिए अच्छा वो है। लेकिन बहुत से ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं जिन पर हम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा और हम लोग रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो कोशिश मतलब हम लोगों का प्रयास ये पहले हम लोग समझें कि वो क्यों है ऐसे। तो अदरवाइज भाई जैसे मैडम ने बताया था, बहुत बढ़िया बताया कि अगर सिगरेट पी रहे हैं और वो पी रहे हैं तो आप देखिए मुंह जलने लगता है तो लंग तो जलेगा ही। और उसका कलर अगर आप कहीं भी दिखवाएंगे तो कलर उसका मटमैला हो जाएगा, काला हो जाएगा, ब्लैकिश। तो ये इसमें हीट बढ़ना है नॉर्मली। लेकिन और सब कारण जो है, जैसे गर्मी में है तो लगातार गर्मी में है कुछ समय तक तो ठीक है, लेकिन लगातार गर्मी में रह रहे हैं तब तो हीट का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो ले रहा है वो गर्म सांस ले रहा है ना अंदर से बाहर से, और अंदर कितना उसको कर पा रहा नहीं कर पा रहा होगा, ये कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर केवल ये प्रश्न है कि उसमें किसी ऑर्गन में गर्मी कैसे हो सकती है, तो हर ऑर्गन में गर्मी मैडम ने बताया कि अगर हीट स्टमक में है तो हीट चाइनीज के हिसाब से पहली स्टमक और स्प्लीन दोनों भोजन बना करके दोनों ऊर्जा बनाकर दे रहे हैं। तो ऊर्जा में जो गुणवत्ता होगी वही तो गुणवत्ता वहां जाएगी लंग्स में, वही हार्ट में जाएगी। तो हार्ट में भी हीट होगी, लंग्स में भी हीट होगी। तो मतलब सर यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले हम उसको पेयर ऑर्गन देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है? पेयर ऑर्गन भी देखना है। पेयर ऑर्गन देखेंगे नहीं, पेयर ऑर्गन भी पहले तो वही ऑर्गन देखिए, लेकिन उस ऑर्गन के हम लोग सिम्टम की बात करेंगे ना, कैसे हम लोग पहचाने कि हमारा लक्षण क्या, लक्षण जो है उनको दिखाई दे रहे हैं, उन लक्षणों से पहचानेंगे हम लोग कि कौन सा ऑर्गन प्रभावित है। चाहे एलिमेंट की बात करें जो हमारे चाइनीज में, और चाहे हम लोग द्रव्य की बात करें, तो इन्हीं से तो पहचानेंगे। पहचानने के तरीके हैं ये सब। आपने बताया हीट, पहली हीट, तो हीट बने हम लोग मानते हैं स्टमक हीट। आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्टमक हीट कारण होता है। अब स्टमक हीट की कारण कई हो सकते हैं, उसके कई जा सकते हैं। तो पहले स्टमक हीट को शांत करिए, अपने आप ठीक होगा। आपने कहा सिगरेट नहीं पीते हैं तो नॉर्मली गर्मी नहीं आनी चाहिए। अगर सिगरेट बीड़ी नहीं पीते हैं तो नहीं आनी चाहिए, और बताते हैं कि नहीं पीते हैं, वास्तव में पीते हैं तो गर्मी आ सकती है ना। ये सब चीजें नहीं, जो वास्तविकता है उसकी बात की जा रही है कि नॉर्मली नहीं होती। नॉर्मली जो है स्टमक हीट ही जिम्मेदार है पूरे शरीर की हीट के लिए। और वो लीवर जो है, लीवर में टॉक्सिन अधिक दे दीजिए तो लीवर गर्म हो जाएगा। टॉक्सिन माने उसको वो चीजें खिलाइए, वो चीजें पिलाइए, वो दवाइयां खिलाइए जो गर्म करती हो, जिनकी तासीर गर्म हो, चाहे भोजन हो चाहे दवाइयां हो। तो वो लीवर क्या करेगा, लीवर उसको जितना केमिकल रिएक्शन करेगा, आप ये साइंस के सिद्धांत में जितना केमिकल रिएक्शन होगा उससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। उस हीट को निकालने का तरीका लंग्स का है, एलआई का है, किडनी का है, सबका है। लेकिन लीवर को पहला काम करना है।
इस तरह हम लोग पूरे ब्रॉडर का, जब आप पढ़ रही ना तो बढ़िया पढ़िए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रश्न ठीक है, लेकिन उसको और थोड़ा इलेबरेट करिए कि हीट कहाँ से जनरेट होगी। हीट हम सब ऑर्गन्स को जुड़ा हुआ मानते हैं, तो अगर पहला पेयर, अच्छा पहले आप प्रभावित होंगी तो पहले आपके हस्बैंड प्रभावित होंगे कि पहले मैं प्रभावित होऊंगा, बोलिए। आप घर में परेशान हैं तो पहले प्रभावित कौन होगा? आपके बच्चे परेशान होंगे ना। जी, पहले घर वाले परेशान होंगे। एग्जैक्टली तो घर वाला कौन है उनका? लंग्स आर अलाइव। तो अगर लंग्स परेशान है तो पहले लंग्स परेशान होगा, फिर आपको, जैसे आपको परेशान 10 दिन परेशान होंगे तो 11वें दिन बताएंगे अपने हस्बैंड को कि ये हमको परेशानी है। तो पहले लंग्स झेल लेगा, फिर एलआई को बता देगा। ऐसे समझिए, बिल्कुल नॉर्मल चीज जो आप समझते हो, नॉर्मल समझिए, कठिन नहीं, बिल्कुल सरल भाषा में। तब थेरेपी समझ बहुत बढ़िया समझ में आएगी। नॉर्मल भाषा में समझिए बस, उसके से समझ तो चलिए ठीक है। एनीवन एल्स? अच्छा मैम, जैसे अन्न नली में खाना फंस जाता है तो अपन H9 को प्रेस करते हैं, तो H9 का उससे क्या संबंध है LU से? H9 है कहाँ मैम? H9 स्मॉल फिंगर को मैम। H9 स्मॉल फिंगर है, तो यहाँ पे किसका सिद्धांत चल रहा है? अन्न नली कहाँ है? गले में है। तो H9 आपका, अपने वहां पे ट्विस्ट किया H9 को, तो अन्न नली में जो अन्न फंसा है वो नीचे आ गया। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि इट इज हार्ट का 9 नंबर है, वहां पे ये एक ऐसा पॉइंट दिया गया H9 का जो जिसको ट्विस्ट करने से खाना नीचे चला जाएगा। H9 इवन हिकअप्स, एक हमारे जान पहचान के थे, उनको हिकअप्स लगातार आ रहा था, मतलब घंटों घंटों उनको हिकअप्स हो रहे थे, और वो सब पॉइंट लगा के परेशान हो गई थी। मुंबई में थी, उषा सिंह है, जमशेदपुर की है, तो उन्होंने बोला सुषमा जी मेरे पति को 1 घंटे से हिचकी आ रही है और वो हिचकी रुक नहीं रही है। अभी हम लोग को सिर्फ 2 सेकंड के लिए हिचकी आ जाती तो हम लोग एकदम परेशान हो जाते कि हिचकी जल्दी रुके, पानी पीने लगते हैं, और उनको 1 घंटे से आ रहा था हिचकी। मैंने क्या बोला, सिर्फ H9 को दबाइए आप, और H9 को आप दबा के रखिए और बाद में उसको टोन कर दीजिए। तो उन्होंने दबा के रखा और विदिन, बता रही थी कि मुश्किल से 10 से 15 मिनट में उनकी हिचकी भी बंद हो गई और वो फिर वो H9 को टोन भी करने लगी। तो हार्ट से भी तो लंग्स का रिलेशन है, और लंग्स का रिलेशन अन्न नली से है, तो सब एक दूसरे से, क्या है सर ने क्या बताया, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो H9 को दबाया तो अन्न नली पे जो खाना फंसा हुआ है वो नीचे चला गया। इसलिए ये मत समझिए कि H9 मतलब हार्ट का 9 नंबर है, नहीं, उससे रिलेटेड है, अन्न नली से रिलेटेड है H9। हिकअप्स से भी H9 है। अगर किसी का हिकअप्स नहीं ठीक हो रहा, आप सिर्फ H9 लगा के देखिए, उसका हिकअप्स ठीक हो। ये खेमका सर का पॉइंट है, खेमका सर देते थे लोगों को, और चूंकि हम लोग सर के साथ बैठते थे तो हम लोग को ये सारे पॉइंट रट गए हैं एकदम। H9 और दूसरा तरीका, दूसरा ये है कि ये तो हम चाइनीज का, ये देखिए चाइनीज ने सिद्धांत कितना बढ़िया दिया, उन्होंने H9 दे दिया कि H9 में ये रोग दूर होता है। और आप मॉडर्न साइंस पढ़िए, आपने BHB हम लोग पढ़ा है ना, सेकेंड सेमेस्टर में आप हम लोग जो पढ़े हैं, तो हम लोगों ने हार्ट पढ़ा होगा, याद है? हेलो, हार्ट और लंग्स पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने ब्रेन नहीं पढ़ा हुआ है। ब्रेन में हमारे पास मेडुला है, सेकेंड सेमेस्टर में केवल मेडुला हम लोग आयुर्वेदिक में थोड़ा पढ़ा रहे हैं। मेडुला में क्या अभी देखेंगे, पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर वाले पढ़ेंगे। मेडुला में वाइटल सेंटर है, कफिंग सेंटर है, स्वैलिंग सेंटर है। तो अब आप दोनों का पोल जो है, पोल हार्ट का और लंग्स का दोनों का है मेडुला में, है ना, वाइटल सेंटर है, तो उसमें रेस्पिरेटरी सेंटर भी है, कार्डियक सेंटर भी है, और बोन्स में भी रेस्पिरेटरी सेंटर है, एपिनेस्टिक सेंटर के रूप में माना जाता है उनको। अब इन सब का काम क्या है कि आपके हार्ट को गति देना, आराम कराना, जैसे भी स्थिति हो। स्वेलिंग सेंटर, कफिंग सेंटर, ये जितने हैं वो सब। तो अब आप स्वेलिंग जोड़ रहे हैं कि नहीं हार्ट से? बोलिए मैडम, सरिता मैडम। जी सर। अपने आज किताब उठाइए, BHB की किताब तो आ गई है ना आपके पास? नहीं जी आई? सर, है BHB तो है सर।
तो बीएचबी की किताब पढ़िए और उसमें आप जो है नर्वस सिस्टम में जाइए और मेडुला पढ़िए, केवल मेडुला को पढ़ लीजिए, कुछ नहीं करना अधिक, केवल उसमें लिखना है, उसमें वाइटल सेंटर्स का पढ़ लीजिए और उसको आप समझ जाएंगे कि हार्ट और लंग्स दोनों जुड़े हुए हैं। इसीलिए एक्यूप्रेशर में हम लोग हमेशा बोलते हैं ये थंब रूल, जिसको उसको थंब रूल आप समझ रहे हैं ना, कि कई रूल हमारे पास हैं कि अगर कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट आ रहा है आपके पास, तो पहले उसका नाभि का उपचार करिए। हम लोग कहते हैं ना ये थंब रूल है, इट इज थंब रूल नंबर 1। ऐसे थंब रूल की श्रेणी में आते हैं कि जैसे ही हार्ट का ट्रीटमेंट करें वैसे ही लंग्स का ट्रीटमेंट जरूर करिए, चाहे आप मेथी मटर लगाइए, चाहे मेथी लगाइए। उसी तरह अगर लंग्स का ट्रीटमेंट करें तो हार्ट करिए, हार्ट करना है तो लंग्स का करिए। ये थंब रूल है, ये थंब रूल में लिख लीजिए। थंब रूल तमाम जो आप बनाएंगे उसमें से ये रूल है। कॉन्स्टिपेशन किसी का है, अगर कॉन्स्टिपेशन है चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो फर्स्ट ट्रीट कॉन्स्टिपेशन देन ट्रीट द अदर एलिमेंट्स। नंबर 3 और आम श्रेणी है, अगर कोई लेडी है और गायनी प्रॉब्लम उसको है तो पहले गायनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए तब उसको जाइए। पहले अगर उसको गायनी प्रॉब्लम भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, तो फर्स्ट ट्रीट गायनी प्रॉब्लम, देन कॉन्स्टिपेशन, देन ओरिजिनल ट्रीटमेंट। क्लियर? ये सब थंब रूल है, धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं उसको। तो ऐसे आप लोग नोट करते जाइए, इन थंब रूल को लिखते जाइए। लंग्स का ट्रीटमेंट करिए तो हार्ट का जरूर करिए, हार्ट का करिए तो लंग्स का जरूर करिए, चाहे मेथी ही लगाइए, टोन सिगरेट मत करिए, मेथी लगाइए, मटर लगाइए, कुछ भी लगाइए। इसीलिए कहा जाता है कि वो जो आपने कहा ना, उस प्रश्न का उत्तर है कि हम लोग हार्ट और लंग्स दोनों के जो होल सेंटर है जहां से उनको एनर्जी मिल रही है वो है मेडुला, दैट इज पार्ट ऑफ ब्रेन। क्लियर? एनीवन एल्स? प्रतिमा राय पूछ रही थी क्या कुछ? नहीं सर, देख रहे थे सीरी जो भी सर करने थे निरंजन सर जो सीरी मेरिडियन पे किसी निरंजन कर रहे थे जीवी मेरिडियन देख रहे लंग्स में भी जो मैम पढ़ा रही उसमें भी आ रहा है सीवी 17, 19। और कोई प्रश्न है किसी को? नहीं? अल्पेश पटेल है रेज हैंड, गलती से अल्पेश की वैसे। नमस्ते सर। नमस्कार। अपना एक मेरे पास पेशेंट आए थे, उनको ब्रेन में टीबी है। उन्होंने सब चेकअप करवाया, फिर मेरे को बोला कि ब्रेन में टीबी है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोटोकॉल दे सकते हैं? हम तो नहीं बता सकते। ठीक है। ब्रेन टीबी एक साधारण बीमारी नहीं है, ठीक है? तो अभी हम कोई ट्रीटमेंट ऐसे, क्योंकि बिना सिम्टम जाने हुए, बिना रिपोर्ट जाने हुए ऐसे कोई ब्रेन का ट्रीटमेंट हम तो नहीं करते हैं। ब्रेन का ट्रीटमेंट पहले तो ब्रेन के किस पार्ट में है ये भी तो पता होना चाहिए। सही बात। और हमारे क्लास में हमारे जो क्लास होते हैं उसमें क्या है कि रिसर्च भी है, तो हम लोग उस पर थोड़ा बहुत चर्चा भी करेंगे तो सबको मालूम होएगा। नहीं, हमारा जो प्रॉब्लम ये है, देखिए 2 चीजें हैं। अब ये ब्रेन वाला जो पॉइंट है, ये हम लोग का 3rd 4th सेमेस्टर से ब्रेन शुरू होता है, ठीक है? तो अभी मान लीजिए हम कोई ट्रीटमेंट की बात, उसमें फिर अपोजिट फ्लो में देना होता है। नॉर्मली जो हम लोग देते हैं अपोजिट फ्लो में देते हैं। तो एक तो अपोजिट फ्लो, दूसरा ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उस किस पार्ट में टीबी हुई है, किस तरह की टीबी है। अब वो टीबी, वो अगर कोई मेनिंजाइटिस है तो भी कोई आदमी कह दे, मान लीजिए मेनिंजाइटिस को किसी ने कह दिया गलती से कि वो, मैंने वैसे कह रहा हूँ रिपोर्ट की बिना, अगर रिपोर्ट नहीं है और किसी ने कह दिया कि हमको टीबी हो गई और हो वास्तव में मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस का अर्थ दूसरा होता है। फिर उसमें हाइड्रोसेफेलस होता है, पानी भर जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम दूसरी होती है। तो अब कोई अभी निरंजन जी ने बताया था कि कैवर्नस साइनस की प्रॉब्लम होती है। तो अब हर आदमी जो बाहर नहीं जानता, लेमैन, वो तो अपनी लैंग्वेज में बात करता है ना, वो नहीं, वो या तो रिपोर्ट आप बताइए
कि रिपोर्ट ये है, रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, तो उस रिपोर्ट की बात दूसरी होगी कि वो ब्रेन के किस पार्ट की क्या टीबी है ना। हाँ जी। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोगों को वहां पर नहीं करना चाहिए। हम आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखिए हमारा काम ये है कि अगर हम एक पेशेंट आया और उस पेशेंट को हमने ठीक नहीं कर पाए और उसका केस गड़बड़ कर दिया तो हमारा 100% फेल्यूर हो गया। सही है, ठीक। सही है। अगर हम उस पेशेंट को, जो क्रॉनिक पेशेंट है, वो फिर जब 10 जगह बताएगा कि अल्पेश पटेल के पास मत जाइएगा, सही है। उल्टा बोल देगा वो। फिर दूसरा, अभी एक मैडम है बबली सिंह बैठी हुई है, इनके पास कोई मिली ट्रेन में, उनसे इन्होंने कोई बात कही, प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने कहा कि आप एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट दे दीजिए। उसने कहा मैं एक्यूप्रेशर तो नहीं जाऊंगी चाहे और कहीं चली जाऊं। अब उसने कहा क्यों, तो बताया उन्होंने कि एक साहब ने हमको 3 साल तक इलाज किया और बेवकूफ बना के खूब पैसा ले लिया और तब भी हमारा कुछ नहीं फायदा हुआ। अब बोलिए ये किसका नुकसान हुआ? उनका तो फायदा हुआ। नुकसान किसका हुआ? अल्पेश पटेल का, सुधा सिंह का, सरिता जैन का, प्रतिमा रॉय का, सत्यवती कुकरेती जय का, बबली सिंह का, हमारा लॉस हुआ ना। हाँ सही है, सही है। एक और सुन लें पिताजी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैडम बैठी हुई है, मैडम ने पढ़ाया था हम लोगों को जब शुरू में, तो मैडम ने क्या पढ़ाया, हम लोगों ने बेसिक किया 3 दिन की, हमने 6 दिन की किया, 3 दिन की चाइनीज और 3 दिन की आयुर्वेदिक, ये उसका कोर्स का फंडा था। हमारे एक साहब थे, उन्होंने 3 दिन किया, फर्स्ट 3 डेज, मैडम को नहीं मालूम है, वो अच्छे मतलब थे। 3 दिन बाद वो हुआ, विदाई हो गई उन लोगों की। बोले, हमने कहा हमारा कोर्स पूरा हो गया मेरा, चलिए। फिर कालांतर में हमने अपना हम सोचे कि हमको तो कुछ आता नहीं है, सेमेस्टर शुरू कर दिया, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सारे कोर्सेज शुरू कर दिए और पढ़ने लगे। हमें तभी लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा, अभी और चाहिए। एक दिन जब हमने यहाँ पर अपना सेंटर खोला, चौथे सेमेस्टर के बाद, तो वो कहीं से उनको पता लगा होगा, उनका नंबर हमारा नंबर, उन्होंने कहा कि एक दिन फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं यहीं दिल्ली में हूँ। हमने कहा आइए। तो वो एक दिन मिले, तो बोले कि बताइए और कैसे चल रहा? हमने कहा बस चल रहा है, बस अभी तो कोई पेशेंट, धीरे धीरे आएंगे तब ना कोई होगा, अभी 2-4 पेशेंट मिलेंगे, उन्हें ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं केवल आपसे ये कहने आया हूँ कि कोई ब्रेन का पेशेंट कोई हो तो उसको मुझे रिफर कर दीजिएगा। तो हमने सोचा कि महारत कहाँ से हासिल कर लिया, उन्होंने कहा क्या, कैसे हुआ? बोले मैं ब्रेन का बहुत बड़ा ट्रीटमेंट करने वाला हो गया हूँ और मैं ब्रेन का कैसा भी केस हो तुरंत ठीक कर देता हूँ। अल्पेश जी, हाँ जी, हाँ, ये समझ लीजिए। अब मैंने कोई रिफर नहीं किया उनको। मुझे लगा कि हो सकता है कोई और विधा उन्होंने पढ़ी हो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक्यूप्रेशर में केवल 3 दिन का कोर्स करके और कोई आदमी ब्रेन का ट्रीटमेंट कर रहा है, उतनी मास्टरी से कर रहा है जितना जेपी अग्रवाल साहब मास्टरी से नहीं करते हैं जो 25 साल से हैं आयुर्वेदिक के प्रणेता हैं। तो वो तब मुझे लगा ना, तो ज्ञान नम्र बनाता है। अगर अहंकार दे रहा है तो ज्ञान नहीं है। सही बात है, टिकेगा ही नहीं, दिमाग में टिकेगा ही नहीं। अहंकार बहुत बढ़ेगा तो बुद्धि नष्ट होगी, क्योंकि अहंकार के बाद बुद्धि डेवलप होती है, और अगर अहंकार बहुत रहता है तो बुद्धि डेवलप ही नहीं हो पाती है। ये आयुर्वेदिक कंसेप्ट है, आयुर्वेद का कंसेप्ट है। ये मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है चरक संहिता में। तो अहंकार बहुत हो तो उसको फिंगर नंबर 8 में बीच की मेरिडियन में, और आप चाहें तो सिडेट कर दीजिए, 8 सिडेट कर दीजिए 8 सिडेट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा आए, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था, नाम नहीं बता रहा हूँ, तो उनको क्या करिए, फिंगर नंबर 8, जो कोई आदमी आके कहे कि आप मुझे जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुरंत कहिए सर मैं बिल्कुल जान रहा हूँ, पॉइंट आप लगाइए, पॉइंट नंबर, फिंगर नंबर 8 मिडिल ज्वाइंट, 8 सिलेट तो कर ही दीजिए, चाहे 8 वर्टिकल में
चाहे उसी पित्त जॉइंट में 8 सीडेट तुरंत कर दीजिए। उनका अहंकार तक तो खत्म ही नहीं हुआ है। पता नहीं ब्रेन डिसऑर्डर वाले को ऊपर तो नहीं पहुंचा देते, तभी तो ठीक कर देते थे। मेरा कहना है कि ये जो है हम तो कभी भाई नहीं ऊपर पहुंच गया तो अपने आप ठीक हो गया वो। तुरंत जो है रिफर कर दीजिए जेपी अग्रवाल साहब को कि ये पॉइंट है, वो है, तुरंत कर। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने रिफर किया था, अब रिपोर्ट आई है, बहुत खराब रिपोर्ट आई है उनकी। अभी रिपोर्ट बबली सिंह के रिलेशन में ही है, तो रिपोर्ट आई, खराब आई, फिर हमने भेज दिया उनको कि सर कोई प्रोटोकॉल में चेंज करना हो तो वहां से आ गया कि नहीं, प्रोटोकॉल वही रहेगा, कंटिन्यू करिए। अब हम लोग क्या करें, इतना नहीं एक्सपर्ट है। ठीक, एनीवन एल्स? अच्छा, सत्यवती जी को पूछ लेने दीजिए। मैडम को तो पूछिए कुछ। आवाज नहीं आ रही है, आपके म्यूट है मैडम। हाँ सर, वो जैसे पैरों के पीछे की तरफ नीले नीले गुच्छे हो रखे हैं। वेरिकोज वेन्स है वो। हाँ, वेरिकोज वेन जो हो रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि वो है मेरी जान पहचान की है। तो भाई मैंने कहा अभी तो मैं सीख रही हूँ, तब आओ तुम इसके लिए। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाइए, सब टोन करिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, स्प्लीन की डेफिशिएंसी के मुझे भी बहुत जबरदस्त वेरिकोज वेन्स था। मेरा तो ऑपरेशन तक होने वाला था, लेकिन मैंने पॉइंट लगाए और आज की डेट में कोई नहीं बता पाएगा कि मुझे कभी वेरिकोज वेन्स था। मेरा ठीक अच्छा, स्प्लीन डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने से हो जाएंगे ठीक। हाँ, ठीक है, मिनिमम 3 बताना पड़ेगा। मंथ, 3 मंथ। और एक आप इसमें आपका आर्टरीज और वेन्स का भी इसमें है कि हाँ जी। लीवर 7 और एसटी 32 पैरों के वेन्स और आर्टरीज का पॉइंट है। लीवर 7 और एसटी 32 दो पॉइंट है, एक वेन्स का है, एक आर्टरीज का है। तो उसको भी लगाने से कुछ फायदा होगा। और स्प्लीन डिफिशिएंसी है वर्चुअली, देखिए अभी हमने बताया ना, कल बताया था, कोई भी चीज अपने बंधन में नहीं रहती है। यस सर। कंट्रोल उसका राइट जो है, उसका जो उत्तरदायित्व है वो स्प्लीन का है। यस सर। बांधे रखने का काम। तो अगर कोई भी चीज, कोई ऑर्गन, स्किन, इवन स्किन तक मैंने कहा था, स्किन आपका जो है, ब्लड आपका जो है, कोई भी ऑर्गन, पेट, स्टमक लटक रहा है तो भी उसके लिए जिम्मेदार स्प्लीन है, पहले ही जिम्मेदार है। यस सर, यस सर, यस सर। और एक वो मुंह से उनके दाने हो रखे हैं, मतलब वो दूसरी लेडी है, उनके ये यहाँ अचानक ही हुए सर, सारे बारीक बारीक दाने हो गए, माथे पे भी, मुंह पे भी, इधर सब। उसके लिए कुछ पॉइंट बता दीजिए प्लीज। यहाँ पे ऊपर की ओर यही दामन है, यहीं पर यहाँ भी हैं और इधर चिक में सारे गाल पे भी हैं। पता नीचे तो नहीं है शायद, पर यहाँ साइड में और यहाँ हो रहे हैं, बारीक बारीक दाने हो रहे हैं। तो क्या? हाँ, चाइनीज में पहले स्टमक हीट। यस सर। चाइनीज में स्टमक हीट। आयुर्वेदिक में आपको बता चुका हूँ, फिंगर नंबर 1। ठीक है सर। फिंगर नंबर 1। यस सर। और स्पाइरल लगा दीजिए आप, 1 स्पाइरल। ठीक है। 1 स्पाइरल और 1 स्पाइरल और फिंगर नंबर 1 स्पाइरल। यस सर, यस सर। और फिर 4, 5 सीडेट, 3, 6 स्टोन। पहला ये लगाइए, इसको 2-3 दिन लगाइए। उपचार में कोई फायदा ना हो, 2-3 दिन लगा करके, अगर उपचार में फायदा ना हो तो फिंगर नंबर 1, फिर सेकंड उपचार, फिंगर नंबर 1 स्पाइरल, 2-3 सीडेट, 1-4 टोन और 0 टोन 9 सीडेट। जल्दी जल्दी मत बोलिए तब। 0 टोन 9 सीडेट जल्दी बोलते हैं। 0 टोन 9 सीडेट इसलिए कि वो इन्फेक्शन का पॉइंट है, वो तो हमेशा आप याद रख लीजिए। 0 टोन 9 सीडेट। 9 सीडेट, ठीक है सर। वही वाला जो बताता हीट का, 2-3 सीडेट, 1-4 टोन। 2-3 सीडेट, 1-4 टोन। ये इसका है कि
हम लोग मान रहे हैं कि कहीं उस पे हो रहा है। यस सर, फिर में लगाइए। ठीक है सर, ठीक है, यही लगाऊंगी। तो हम लोग जो है इस विधा को पढ़ें, ठीक समझें है। और देखिए मैडम बता रही हैं तो हम लोग ट्रीटाइज 4 पर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं ताकि डॉक्टर वॉल को भी समझें। डॉक्टर वॉल के एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण सिंगल पॉइंट है जी। सर हमें तो अब इतना वो तो नहीं आता, पर हम फिर भी बैठ जाते हैं कि कुछ तो आएगा। अरे कुछ तो समझ हम ही को नहीं आ रहा मैडम। नहीं, आप तो बहुत ज्ञानी है सर, आप मैडम बहुत ज्ञानी है, आप तो बहुत ज्ञानी है। कोई नहीं, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग ज्ञानी नहीं है। तो हम लोग कोशिश करें सब लोग आपस में कम्युनिकेट करें, यस सर, ट्रीटमेंट करें। मेथी से ट्रीटमेंट तो आपको आता है, मेथी का ट्रीटमेंट करिए, मेथी का ट्रीटमेंट मत भूलिए। ऑर्गन केवल याद रखिए, चाइनीज हो चाहे आयुर्वेदिक हो, ऑर्गन याद रखिए, वहां पर क्या ट्रीटमेंट देना है उसको करिए। और इसमें कलर भी लगा सकते हैं सर, कलर वाला कलर भी लगा सकते हैं, इसमें वही कलर लगा लीजिए, आयुर्वेदिक कलर है, आयुर्वेदिक कलर है, लगा लीजिए। एलर्जी में है एलर्जी के लिए वो जो सर में उनके बाद एलर्जी के लिए तो आप लोग कितना बढ़िया मैडम ने पढ़ाया एलर्जी। यस सर, एलर्जी सेमेस्टर 3 ये 3 वाला एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन बहुत बढ़िया लगाइए। और एलर्जी लीवर 3 दोनों सिलेक्ट करिएगा, लीवर 3 सिलेक्ट प्लस AD1B और AD1 वो AD ये आएगा 83 सिलेक्ट करेंगे, AD1B करेंगे सिलेक्ट और लीवर 3 सिलेक्ट करेंगे। यस सर। तो हम लोग सब इसको विधा को प्रसारित करें और इसको कम्युनिकेट करें। हाँ मैडम बोलो। सर मैं चश्मा लगाती हूँ ना तो ये कान के पीछे जो अपनी बिंदी आती है सर, तो यहाँ पे ना बहुत पेन होता है, पूरी समय सर घूमता रहता है मेरा, सर में चक्कर बने रहते इसके कारण। तो नहीं ये इसकी वजह से, कान में लगाने की वजह से कि आंखों की वजह से? नहीं सर, आँख की वजह से नहीं, ये डंडी है जो चश्मा कान के पीछे रहता है ना सर, उसके कारण मुझे तो एक हल्का सा ऐसा लग रहा है गड्ढा जैसे बन गया हो डंडी के कारण इसके। तो वो तो नॉर्मल चीज है, उसको आप ऐसा उसको दबाइए नहीं, प्रेस मत कराइए। पर सर पूरे समय सर में चक्कर बना रहता है। मैं पहले 142 236 रेट कर रही थी तो उससे आराम था, अब उससे भी आराम नहीं लग रहा सर। नहीं स्टमक हीट चेक किया आपने अपना? नहीं सर वो नहीं करा मैंने। तो स्टमक हीट लगाती हैं? नहीं लगाया भी नहीं सर, अभी तो बस यही 142 और 236 रेट कर रही थी बस। नहीं स्टमक हीट ये वाला जो हम लोग कलर वाला बताते हैं। तो सर एक बार रिपीट कर दीजिए। नहीं रिपीट तो ऐसा है ना, ग्रुप में कई बार भेजा गया है, और अगर नहीं हो तो आप दोबारा भेज देंगे। इसमें भेजा है अभी, पिछली बार फोटो भी भेजा था, लेकिन किसी ग्रुप में है। ठीक है सर मैं देख लूंगी। नहीं हम लोग जो दे रहे हैं कलर्स में, वर्चुअली दे रहे हैं हम लोग चक्र में, लेफ्ट हैंड में चक्र में दे रहे हैं, है तो वही 2 3 8, लेकिन हम लोग चक्र में 2 में पहले 0 1 यहाँ पर है, तो 1 1 2 3 8 1 4 टोन, तो 1 को टोन वायलेट कलर, 1 को टोन वायलेट कलर देते हैं, 2 को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो यानी हम लोग लाइट ग्रीन कर देते हैं, लाइट ब्लू कर देते हैं, और 3 4 हम लोग ग्रीन लगा देते हैं। ये हमारा 4 है, तो भेज देंगे फोटो, वो सब लोग लगाइए। हीट की प्रॉब्लम जिसको है वो करें, क्योंकि हीट की वजह से बहुत चीजें अनडिफाइंड होती हैं, तो समझ में नहीं आता। अच्छा सर ये हथेली में CV मेरिडियन पे आता है जो? हाँ ओके सर वो मैं लगा लूंगी सर। वो CV मेरिडियन आप बोल रही हैं, वो हम लोग चक्र है, वो कंसेप्ट चक्र का है, CV मेरिडियन नहीं है। ओके सर। चक्र मेरिडियन है जी। सर ये चक्रा पे जो कलर लगते हैं इसको वो लगा सकते हैं, तो लगाते हैं। चक्र में क्या होता है मैडम? वो चक्रा में भी कलर हम बताएं, आप उसको वो लगाते हैं तो दिक्कत नहीं है? क्या नहीं होता? एक मिनट अंतिम शब्द नहीं समझ में आया। सर बोल रहे हैं क्या चक्रा में जो कलर लगाते हैं तो वो डेली लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, लगाते हैं हम रोज इसलिए। हाँ लगाइए,
आप दिन में लगाइए, 4-5 घंटे लगा लीजिए, 5 घंटे लगा लीजिए, ओके सर, डेली ठीक है लगाइए। सर। अगर कहीं प्रॉब्लम किसी को अधिक है तो रात में भी लगा सकता है। हम लोग रात को अवॉइड करते हैं कि भाई ठीक है रात में कम सूरज की रोशनी है, लेकिन फिर भी अगर जरूरत है तो रात को भी लगाइए, आप 4-5 घंटे लगाइए और जी निकल सर। जाता है तो कोई बात दोबारा हम लोग लगाते हैं, हम लोग तो डेली लगाते हैं लगभग मोर और लेस। हम वैसे रोज लगाते, दिन में नहीं लगा पाते ना, वो पानी वगैरह लग जाता है इस वजह से, तो रात में लगा के उसको। हाँ तो ठीक है लगा लीजिए। देखिए जहाँ भी 4 घंटे के जहाँ गैप आपको देना है, अगर काम नहीं उस समय तो आप 4 घंटे लगा लीजिए, फिर रात में जो लगाना हो लगा लिया करिए। कोशिश ठीक करिए है। कि दिन में 4 घंटे जिसमें आपको कुछ ना करना हो उसमें लगा लीजिए। ठीक है सर। बहुत कारगर है वो, करिए वो कंटिन्यू। सबको है हीट, देखिए हीट सबके निकलेगी। कोई हाँ कोई सर, पानी वो कम पीता उससे है, बहुत फायदा होता है। अधिकांशतः पानी कम पीते हैं, सभी लोग भूल जाते हैं। तो भूल जाते तो मैडम ने भी बताया, कितना बढ़िया पॉइंट बताया, कहा कि जब भूलने की बीमारी हो तो H9 को टोन कर लीजिए। सीरियर करना है, टोन करना मैडम? टोन करना है। हाँ टोन करना है, H9 को टोन कर लीजिए। एलयू नहीं, LU11 भी ना सर, LU11 LU11 को कहा है, LU11 को कहा तो वो कर दीजिए, तो आप एक तो वो पॉइंट आपको मिल गया। H9 भी आपका वही पॉइंट है, H9 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप लगाइए। प्लस आपको अगर नहीं और बहुत है भूलने की बीमारी है तो हाइपोथैलेमस में लगा लीजिए, आयुर्वेदिक में। हाइपोथैलेमस यहाँ पर है, लेफ्ट थंब में, जॉइंट में। हाइपोथैलेमस में मेथी लगाइए, मेथी लगा लीजिए, याद करने की हो। लिम्बिक सिस्टम में लगा लीजिए, लिम्बिक सिस्टम भी वही काम करता है। लिम्बिक सिस्टम में भी घड़ी है। आप 4 बजे अगर सोचे तो 4 बजे क्यों जगती है, वो लिम्बिक सिस्टम की वजह से। तो उसमें लिम्बिक सिस्टम कहाँ पर है? राइट मिडिल फिंगर कफ जॉइंट में, तो वहां लगा लीजिए मेथी, दोनों जगह मेथी लगा लीजिए। धीरे धीरे भूलना खत्म करिए, याद करिए। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ जो है कि देखिए हम लोग प्रचारित करिए, प्रसारित करिए, विधा को बढ़ाइए। विधा जितनी बढ़ेगी उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमको भी हमारी उपादेयता बढ़ेगी और जनता का कल्याण होगा। मूल उद्देश्य क्या है कि जनता का कल्याण होगा, विधा की वजह से सब जनता का कल्याण हो, यही हम चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और इसीलिए तब हमारे सार्थक होगा खिपका सर का सपना, जेपी अग्रवाल साहब का सपना, हमारे सराफ साहब का सपना पूरा होगा कि ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन रीच वन। नमस्कार। थैंक यू सर। प्रणाम सर, प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम।